सीआईएस कैंपस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 की और जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में उठते हैं। पहले जो प्रश्न हमारा उठते हैं भाग 1 से डायरेक्टली पार्ट को देखते ही वो क्या क्या है। तो देखिए, भाग 1 संविधान के आरंभ होते ही पहला चैप्टर है जिसमें बात की गई है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। तो क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए संघ और उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में दिया गया है। इसका आंसर है भाग 1 में। तो पार्ट 1 क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला प्रश्न हल हुआ। दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र किन अनुच्छेदों में वर्णित है, या अनुच्छेद 2 में कौन सा विषय है, नागरिकता है, मूल अधिकार है या संघ है। तो आंसर क्या है, संघ है। तो आर्टिकल देखें नंबर 2, क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपकी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, अब 1 से लेकर 4 का अर्थ यह है कि अगर आपको अंदर के आर्टिकल याद ना रहे तो कम से कम इसका परास जो है 1 से 4 वो याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे 3 में क्या है, 4 में क्या है, 2 में क्या है, 1 में क्या है, तो पता होना चाहिए कि ये संघ राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल से क्वेश्चन इस तरह से उठता है। एक और प्रश्न उठता है अनुसूची से। प्रथम अनुसूची का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो प्रथम अनुसूची का संबंध संविधान के भाग 1 से है। और प्रथम अनुसूची के संबंध किससे है, नागरिकता से है, मूल अधिकार से है या संघ राज्य क्षेत्र से है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र से है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से इसका संबंध है फर्स्ट शेड्यूल का। कौन से आर्टिकल से है। तो प्रथम अनुसूची का संबंध जो है आपका वो आर्टिकल 1 से है। आर्टिकल 1 में बात की गई है अनुसूची की 1 की। ठीक है, तो ये प्रश्न उठते हैं हमारे। बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो हम एक एक करके इसके आर्टिकल्स को देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल बात करता है, देखिए, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ अंडरलाइन देखें होगा। इसे हम बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो फ्रेज है देखना है इसको हम। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें ही बताई गई है। और आगे बताया गया है संघ में वे राज्य शामिल होंगे जिनका वर्णन अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से प्रश्न यहाँ से उठते हैं हमारे। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि संघ का नाम क्या है। संघ का नाम क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ये आता है, संविधान में भारत संघ को कितने नामों से उल्लेखित किया गया है, या संविधान में हमारे देश के कितने नाम हैं, या भारत देश के संवैधानिक रूप से ऑथेंटिक जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। ये सारे प्रश्न जो हमारे वो यहीं से बनते हैं। तो देखिए आंसर, तो हम देखें संघ के हमारे संविधान में, संघ के संविधान में 2 नाम हैं। तो 2 नामों से उल्लेखित किया गया है हमारे देश को संविधान में। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत और इंडिया, ध्यान रखें ये जो नाम है भारत और इंडिया, ये एक दूसरे का मीनिंग नहीं है। भारत मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स भारत नहीं है, बल्कि देश के ही 2 नाम हैं। भारत और इंडिया 2 नाम है, इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंग इंग्लिश हिंदी मीनिंग नहीं है। आप इंडिया यूज करें या भारत यूज कर सकते हैं।
तो ये संवैधानिक नाम कहलाए। अगली विशेषता है इस अनुच्छेद की आर्टिकल 1। सेकंड विशेषता है अनुच्छेद 1 की अगली जो विशेषता है वह है संघ की प्रकृति। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत किस प्रकार का संघ है। देखिए ये बात भी आपके आर्टिकल 1 में वर्णित की गई है। तो भारत कैसा संघ है, ध्यान रखें। तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइए भारत कैसा संघ है। तो ये राज्यों का संघ है। यहाँ शब्दों को बस घुमा देते हैं, वो संघराज्य कर देते हैं, राज्य संघ कर देते हैं, है ना, और कुछ और वर्ड क्या है, राज्यों का संघ है। या इंग्लिश में आप ध्यान रखें तो इंग्लिश में यही लिखा हुआ आएगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यही लिखा हुआ आएगा। तो इसे ध्यान रखना है हमें। तो भारत क्या है, ध्यान रखें, भारत एक संघ है। संघ शब्द यूज किया गया है, फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया यहाँ, उसकी जगह यूनियन वर्ड यूज किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने संघ की विशेषताओं के बारे में हमने बताया था, तो संघीय स्वरूप संविधान का बताया था। आपको वह लिंक वीडियो के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप संघ की विशेषताओं को वहाँ देख सकते हैं। भारत क्या है, एक संघ है, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ से। अगली जो विशेषता है वो है अनुसूची 1। तो अनुसूची नंबर 1 का जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल है 1, और इसमें क्या वर्णित है, संघराज्य क्षेत्र का वर्णन यहाँ किया गया है। कितने क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर 28 राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रेजेंट में संघ में जो निर्माण हुआ है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो यह है आर्टिकल नंबर 1। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, देखिए अनुच्छेद 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन द यूनियन। तो एंट्रेंस की बात की गई है यहाँ, ध्यान रखें। और एंट्रेंस बताइए कहाँ से होता है या प्रवेश कैसे होता है। आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या है इनमें। तो आर्टिकल 2 में एंट्रेंस है, एडमिशन है, और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन है। ध्यान रखें, निर्माण की बात की गई है आर्टिकल 3 में, तो यहाँ प्रवेश की बात की गई है। और प्रवेश कहाँ से होता है, प्रवेश होता है बाहर से, समझ लें इसको, प्रवेश होता है बाहर से कोई अंदर लाया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसद विधि बनाकर संघ में बाहरी क्षेत्रों को, प्रदेशों को या राज्यों को, प्रदेशों को प्रवेश दे सकती है या शामिल कर सकती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है बाहर के कुछ क्षेत्र जो भारत का संघ का पार्ट नहीं है और वो भारत में मिलना चाहते हैं या भारत सरकार उनको एक्वायर कर लेती है, तो उन्हें भारत संघ में अनुसूची नंबर 1 में जगह देने के लिए आर्टिकल 2 काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, सिक्किम का एग्जाम्पल देखें, वो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है बहुत। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था आपका, और चीन पर तिब्बत के पास मिला हुआ है, इसलिए चीन इस पर अपनी स्वाभाविक दावेदारी रखता है कि सिक्किम जो है वो चीन का पार्ट है। हुआ ये कि भारत सरकार की कूटनीतियों के कारण सिक्किम का विलय भारत में हो गया। इसके लिए भारत सरकार ने
35वां संशोधन 1974 में किया और आर्टिकल 2A में इसे सहयुक्त राज्य बनाया, सहयुक्त राज्य बनाया, इसको कहते हैं हम एसोसिएट स्टेट बनाया। तो आर्टिकल 2A भी एक जोड़ा गया था इसमें, इस अनुच्छेद से, इस संविधान संशोधन से। और इस 2A में बात की गई थी सिक्किम के बारे में। सिक्किम बिल क्या होगा, एक एसोसिएट स्टेट होगा। इसका अर्थ ये था कि सिक्किम को भारत में शामिल तो किया गया लेकिन उसे पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, उसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, जिसके तहत 2 MP सिक्किम से चुनकर आपके संसद में आने थे, लोकसभा में आने थे। लेकिन उन MPs को बाकी सब पावर दी गई, वोटिंग पावर नहीं दी गई थी। तो एक तरह का ये स्टेटस था इसका। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारा 36वां संशोधन से। तो 36वां संशोधन एक तो कब हुआ, 1975 में हुआ, से सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो ये क्वेश्चन खूब आता है कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, तो 1975 में बना। किस संशोधन से बना, तो 36वें संविधान संशोधन से बना। अनुच्छेद 3 में क्या क्या बात की गई है, बताया गया है। तो देखिए, नंबर 1, राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण। तो पहली बात यह है कि राज्य का निर्माण जो किया गया है, बात की गई है, वो आर्टिकल 3 में की गई है, फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। तो राज्य का निर्माण हो सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। ये कहाँ से होगा, निर्माण हमेशा अंदर से होता है। जो भारत के अंदर, संघ के अंदर जो राज्य एग्जिस्ट करते हैं, स्थित हैं, उन राज्यों से मिला के या राज्यों को भंग करके, एक राज्य को भंग करके 2 राज्य बनाना, या कई सारे राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना, ऐसा अनुच्छेद 3 के अनुसार हो सकता है। इसमें स्थिति यह है कि किसी एक राज्य से या 2 या अधिक राज्यों के मिलाने से, तो ऐसे राज्य बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हमारा लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है, लेटेस्ट क्या देखिए, 2014 का है। 2 जून को तेलंगाना बना और ये बना था आपका आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से अलग करके एक हिस्सा बनाया गया तेलंगाना राज्य। तो इस तरह से बन सकता है। दूसरी बात इसमें की गई है, आपके राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन। तो राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है अगर विवाद है या किसी राज्य को स्वरूप को सही करना है, तो उसके लिए संसद किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और तीसरा है राज्यों के सीमा में परिवर्तन, इसे अल्ट्रेशन बोलते हैं। तो अल्ट्रेशन ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स। और एक बात कही गई है, राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो ध्यान रखें, राज्यों के नाम में परिवर्तन का अधिकार जो है वो संसद को है, वो संसद करेगी। आर्टिकल 3 में ये वर्णित किया गया है। अभी पिछले साल पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से ये अपील की कि एक रिक्वेस्ट भेजी कि वो पश्चिम बंगाल के नाम से पश्चिम हटा दिया जाए और उसे बांग्ला कर दिया जाए। इस रिक्वेस्ट को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है नाम बदलने की। तो ये आपका आर्टिकल 3 से होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 3 से होगा तो कैसे कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा, ये देखते हैं। तो अब देखिए, नए राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, यहाँ से प्रश्न उठता है। तो संसद नया राज्य निर्माण कर सकती है। अभी जो हमने बात बताई थी आपको 4, वो चारों टॉपिक जो हमारे, वो सबके सब कार्य कौन करेगा, संसद। यानी आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में जो भी संशोधन होने हैं, जो भी परिवर्तन राज्यों में होने हैं, वो केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही किए जा
सकते हैं। प्रक्रिया को हम देखते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। अब देखिए और समझिए इसको। तो हम बात करते हैं राज्य के निर्माण की, तो कैसे होगा देखिए। पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र सरकार की या मंत्रिपरिषद सरकार एक प्रस्ताव लाती है। तो पहले तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पेश करना होगा राज्य के निर्माण के उद्देश्य से। वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कहाँ पहुँचा? प्रेसिडेंट के पास पहुँचा। अब क्वेश्चन ये आता है प्रेसिडेंट क्या करते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट के पास गया है पूर्व अनुमति के लिए, पूर्व अनुमति के लिए पहुँचा राष्ट्रपति पास फॉर प्री कंसेंट। यहाँ राष्ट्रपति से प्री कंसेंट देंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बताइए राज्य निर्माण विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसे अनुमति देने से पहले भेज देंगे संबंधित राज्य के पास, यानी जिस राज्य से बिल संबंधित है, जिस राज्य से नए राज्य का निर्माण हो रहा है, जिस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिस राज्य के नाम में परिवर्तन हो रहा है, उसके पास ही जाएगा। क्लियर है? अब वो राज्य क्या करेगा। सपोज हम करें, देखिए जैसे कि हमारा तेलंगाना बना था, तो तेलंगाना बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा, राष्ट्रपति पास पहुंचा और राष्ट्रपति से पहुंचा वो आंध्र प्रदेश विधानमंडल में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो विधानमंडल होगा वो इस पर अपनी स्वीकृति देगा। स्वीकृति यस हो सकती है या नो हो सकती है। अब अगली क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि ये स्वीकृति किस प्रकार की है। तो ध्यान रखें ये एक औपचारिकता है। क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्माण विधेयक पर राज्य की सहमति का क्या अर्थ है। वह संसद पर बाध्यकारी है या फिर बाध्यकारी नहीं है। तो ध्यान रखें ये बाध्यकारी नहीं होती है, केवल औपचारिकता है। इसका यस कहना या नो कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आंध्र प्रदेश विधानमंडल में जब सरकार ने प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने इस प्रस्ताव को पास नहीं किया, अर्थात उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इसके पक्ष में नहीं है, नो लिख दिया। फिर भी प्रस्ताव संसद ने पास किया और तेलंगाना आज एक नया राज्य है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जाएगा सीधा संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पहुंचेगा प्रस्ताव और यहाँ संसद इसे पास करेगी। पास करने का बहुमत होगा साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बनता है कि संसद किस बहुमत से इसे पारित करती है। तो संसद साधारण बहुमत से पारित करती है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों सदनों में अलग अलग पास किया जाएगा। उपस्थित और मत देने वालों का आधे से अधिक मतदान इस पर होगा तो पास हो जाएगा। अगर इसने यस कह दिया यानी पास हो गया तो अब बिल जाएगा सीधा, फिर से जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि उनके पास पहले पहुंच चुका है। तो अब जब ये पहुंचेगा तो इस पर अपना यस कह देंगे या साइन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी परिवर्तन किया गया है राज्य में वो हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है नए राज्य के निर्माण की। तो ध्यान रखें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक बार फिर से देखें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन भी हम साथ साथ आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो अलग से आपको क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो में कहीं से। और देखिए तो राज्य का निर्माण केवल संसद कर सकती है। ठीक है। राज्य निर्माण विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले कहाँ भेजते हैं इसे, उस राज्य के पास भेजते हैं जिस राज्य से इसका संबंध है। वो राज्य क्या करता है, वो राज्य अपने विधानमंडल में लेजिस्लेचर, आपके स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली और कौन से अगर काउंसिल है तो वहाँ भी स्वीकृति प्रदान करता है। वो या तो यस कहेगा या फिर नो कहेगा। राज्य के यस या नो का कोई प्रभाव संसद पर नहीं पड़ने वाला। यहाँ से फिर विधेयक पहुँचता है संसद में और संसद इसे पास करती है साधारण बहुमत से। यहाँ से पास होने के बाद संसद का एक और अंग राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। स्वीकृति प्रदान करते ही राज्य निर्माण विधेयक पूरा हुआ
कानून बन जाता है और राज्य हो जाता है। थोड़ा सा और हम राज्य के बारे में देखें तो देखिए 1950 से लेकर और 1956 तक हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के राज्य थे। तो 4 कैटेगरी के राज्य बनाए गए और वो थे हमारे ए, बी, सी और डी। 1956 में आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के पश्चात 2 कैटेगरी के राज्य रह गए, या हम यूँ कहें 4 कैटेगरी ए बी सी डी समाप्त करके अब केवल 2 ही श्रेणी के राज्यों को संविधान में जगह दी गई, और वो 2 कैटेगरी थी हमारी, वो कहलाई राज्य और यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ या केंद्र शासित प्रदेश। तो अब 2 कैटेगरी के राज्य हमारे यहाँ रखे गए। ये जो पुनर्गठन हुआ कब हुआ? 1956 में हुआ, और ये पुनर्गठन हुआ था आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश 1955 में आई थी पर हुआ था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इनकी सिफारिश पर ये पुनर्गठन किए गए थे। अब उस समय जो राज्य थे हमारे 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, जो अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। आर्टिकल 4 की बात करें देखिए, तो आर्टिकल 4 जो है वो आर्टिकल 2 और 3 की पूरक विधि के लिए बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां या किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये स्थिति है। इसलिए आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है तो वो आपका लास्ट में जब पूरा होगा तो उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। इसलिए जो भी संशोधन यहाँ होते हैं वो आपके अमेंडमेंट के रूप में काउंट नहीं होते हैं। तो ये है हमारा आज का पार्ट 1।